क्या हर कानून किताबों में लिखा होता है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसे ही कानून की दुनिया में उतर रहे हैं जो लिखा तो कहीं नहीं है, फिर भी हमारे समाज को गहराई से आकार देता है। ये उन नियमों की कहानी है जो पीढ़ियों से हमारी रगों में दौड़ रहे हैं, और समाज के ताने बाने को समझने के लिए इन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा पल होता है जब कोई रोज की आदत या कोई परंपरा अचानक कानून का दर्जा ले लेती है। हमारे आसपास ऐसे अनगिनत अलिखित नियम हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि इन्हें असली कानूनी ताकत मिलती कहाँ से है। चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। कानूनी प्रथा या जिसे लीगल कस्टम कहते हैं, उसका मतलब है किसी समाज में व्यवहार का एक ऐसा तरीका जो इतना स्थापित हो चुका है कि लोग कह सकते हैं भाई ये तो हमेशा से होता आया है और कानून भी इसे मानता है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक आदत नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। तो फिर एक आम आदत और एक कानूनी तौर पर बाध्यकारी प्रथा में फर्क क्या है? इसे परखने के लिए समझिए एक तरह का टेस्ट होता है। किसी भी रिवाज को कानून का दर्जा पाने के लिए 2 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। तो इस टेस्ट की 2 शर्तें हैं। पहली, वो काम लगातार एक ही तरह से बरसों से किया जा रहा हो, और दूसरी जो सबसे जरूरी है उसे कहते हैं ओपिनियो जुरिस। इसका मतलब है कि लोग उस काम को महज आदत मानकर नहीं, बल्कि ये सोचकर करते हैं कि ऐसा करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। ये ओपिनियो जुरिस का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कानून की राय या जरूरत। एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में रोज शाम 4 बजे चाय पीने का रिवाज है। ये एक आदत है, लेकिन अगर लोगों को लगने लगे कि ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि उनका हक है, और अगर मैनेजमेंट इसे बंद करने की कोशिश करे तो लोग कहें ऐसे कैसे, ये तो हमारा अधिकार है। बस यही एहसास, यही विश्वास ओपिनियो जुरिस है। जब आदत, अधिकार या कानूनी जिम्मेदारी का एहसास बन जाए। चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं, जहां विद्वानों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या ये अलिखित नियम एक लचीला टूलकिट हैं जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये एक सख्त न लिखी हुई रूल बुक है जिसका पालन करना ही होगा। इस बहस के समझिए 2 खेमे हैं। एक तरफ हैं कोमारोफ और रॉबर्ट्स, जो कहते हैं कि ये नियम एक लचीले टूलकिट की तरह हैं जिसे किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हैं एच.एल.ए. हार्ट और हंट जैसे विचारक। उनका मानना है कि कानून तो आखिर कानून है, नियम पर ही आधारित होता है। उनके हिसाब से कोई रिवाज तब कानून बनता है जब पूरा समाज उसे एक पक्का नियम मानने लगे और उसे तोड़ने वाले की आलोचना करे। कोमारोफ और रॉबर्ट्स के लचीले टूलकिट वाले आइडिया को उनका ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि ऐसे सिस्टम में नियम अक्सर धुंधले होते हैं, यहाँ तक कि 2 बिल्कुल उल्टे नियम भी एक साथ चल सकते हैं, और इसी वजह से विवाद सुलझाते वक्त काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और अब दूसरा नज़रिया। एच.एल.ए. हार्ट के सिद्धांत के मुताबिक किसी नियम की असली पहचान इस बात से होती है कि जब कोई उसे तोड़ता है तो समाज क्या करता है। अगर समाज चुप रहता है तो वो महज आदत थी, लेकिन अगर समाज उस इंसान की आलोचना करता है, उस पर दबाव बनाता है, तो समझ लीजिए वो एक कानून था। यही सामाजिक दबाव एक आदत को कानून में बदल देता है। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया में चलते हैं। ये देखने के लिए कि ये अलिखित कानून आज भी कैसे काम कर रहे हैं, निकलते हैं एक छोटे से वर्ल्ड टूर पर। हमारे टूर की पहली मंजिल है सोमालिया। यहाँ सदियों से एक प्रथागत कानून व्यवस्था चली आ रही है जिसे ज़ीर कहते हैं। ज़ीर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मजबूती। सोचिए, जब सोमालिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से ढह गई, तब भी इसी ज़ीर सिस्टम ने लोगों को सुरक्षा दी और समाज को बिखरने से बचाया। कुछ इकोनॉमिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि इसी सिस्टम के भरोसे वहाँ इकोनॉमी चलती रही, क्योंकि ये लोगों की जान और माल की हिफाजत करता था। सोमालिया से अब चलते हैं सेंट्रल एशिया के देश किर्गिस्तान। यहाँ अक्सकल यानी बुजुर्गों की अदालतों की पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा किया गया है। हुआ ये कि साल 1995 में सरकार ने बाकायदा इन पारंपरिक अदालतों को फिर से मान्यता दी। ये अदालतें जमीन, जायदाद और फैमिली मैटर्स जैसे झगड़े सुलझाती हैं, और ये सिर्फ कोर्ट्स नहीं है, बल्कि किर्गिज लोगों के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान और सेल्फ गवर्नेंस का एक बड़ा सिंबल भी है। हमारे इस वर्ल्ड टूर की आखिरी मंजिल है इंडोनेशिया। ये देश अपने आदत कानून के लिए मशहूर है, जो यहाँ के अलग अलग स्वदेशी समुदायों की कानूनी परंपराओं का संगम है। इंडोनेशिया की खास बात यह है कि वहाँ आदत कानून को सरकारी मान्यता मिली हुई है, और ये देश के ऑफिशियल कानूनों के साथ साथ चलता है।
इस सिचुएशन को लीगल प्लूरलिज्म या कानूनी बहुलवाद कहते हैं। मतलब एक ही देश में एक से ज्यादा लीगल सिस्टम का एक साथ काम करना। और ये आदत कानून कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, इसे 19 अलग अलग कानूनी सर्कल्स में बांटा गया है। अभी तक तो हम लोकल कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अब ज़रा स्केल बढ़ाते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, क्योंकि ये अलिखित कानून सिर्फ गांवों या कबीलों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये देशों के बीच के रिश्तों की दिशा भी तय करते हैं। इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत से नियम किसी संधि या ट्रीटी में नहीं लिखे हैं, बल्कि देशों के आपसी व्यवहार और परंपरा से बने हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, यानी राजदूतों को मिलने वाली खास छूट। समुद्री डकैती या गुलामी के खिलाफ बने कानून भी इसी तरह रिवाज से ही पैदा हुए हैं। और कुछ नियम तो इतने मजबूत हैं, जैसे नरसंहार पर रोक, कि दुनिया का कोई भी देश उन्हें तोड़ नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सदियों पुराने बिना लिखे हुए नियम आज के मॉडर्न दुनिया में आखिर क्यों जरूरी हैं? तो सबसे अहम बात यह है कि प्रथागत कानून म्यूजियम में रखने वाली कोई पुरानी चीज नहीं है। यह आज भी एक जीती जागती सांस लेती हुई शक्ति है, जो स्थानीय गांव से लेकर विश्व मंच तक हर स्तर पर कानूनी व्यवस्थाओं को आकार दे रही है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी नई शक्ल ले रही है और समाज में नई आदतें बन रही हैं, जरा सोचिए, आज के हमारे कौन से अलिखित नियम, कौन सी आदतें कल का बाध्यकारी कानून बनेंगी? शायद इंटरनेट की दुनिया का कोई नियम या क्लाइमेट चेंज से जुड़ा कोई सामाजिक व्यवहार? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।